नमस्कार, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। बात बलरामपुर से धरे गए धर्मांतरण गैंग के सबसे बड़े सरगना जलालुद्दीन और छंगूर बाबा की आज हम इस डिबेट में करने जा रहे हैं। छंगूर बाबा के कारनामों की एक एक कड़ी बेपर्दा होती जा रही है। जांच एजेंसीज उसकी एक एक साजिश को डिकोड करने में लगी। जांच एजेंसीज के रडार पर आए छंगूर बाबा के मामले में अब तक कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं। पता चला कि वो हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण कराने के लिए एक सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करता था। जो बहुत खुफिया मिशन में जिस तरह के कोड्स का इस्तेमाल किया जाता था, वो इस तरह के कोड इस्तेमाल करता था धर्मांतरण। उसके इस नापाक मंसूबों में कई जगहों से उसे फंडिंग होती थी। मतलब आप समझिए कि इस गैंग के तार कितने लंबे थे। शायद छंगूर बाबा उसकी एक छोटी सी कड़ी हो। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर से दोहराया कि ऐसे देश विरोधी लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनकी साजिश का अंत निश्चित है। सनातन के खिलाफ साजिश योगी माफ नहीं करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्रवाई किस तरह से करेंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। बात करेंगे इस पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें आप समझिए कि छंगूर बाबा को लेकर कार्रवाई कितनी आगे बढ़ चुकी है। अठहत्तर साल की उम्र में धर्मांतरण वाली सनसनीखेज साजिश को अंजाम देने वाले जलालुद्दीन और छंगूर बाबा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अपनी करनी के लिए वो शासन और प्रशासन दोनों के टारगेट पर है। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। खुलासा ये कि हिंदुओं को बरगलाकर, धमकाकर, पैसों का लालच देकर जो धर्म बदलवाने वाली साजिश छंगूर बाबा ने रची, उसके लिए उसने बकायदा एक सीक्रेट कोड तैयार किया था ताकि वो सभी की आंखों में धूल झोंक कर अपने मिशन को पूरा कर सके। इन कोड्स का इस्तेमाल वो इस गिरोह से जुड़े अपने साथियों से बातचीत में करता था। नए खुलासे के मुताबिक जलालुद्दीन और छंगूर बाबा ने अवैध धर्मांतरण के लिए जो सीक्रेट कोड तैयार किया था, उसे जांच एजेंसीज ने डिकोड कर लिया है। लड़कियों के लिए वो प्रोजेक्ट कोड का इस्तेमाल किया करता था। लड़कियों के धर्मांतरण के लिए मिट्टी पलटना कोड छंगूर बाबा ने तैयार किया था। इतना ही नहीं, हिंदू बेटियों को मानसिक रूप से प्रभावित करने के लिए उसने काजल करना कोड बनाया था। ईडी और यूपी एटीएस अपनी जांच में छंगूर बाबा के हर तिलिस्म को एक एक कर धराशायी करती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसीज को जांच में जो जानकारी मिली वो बहुत चौंका देने वाली है। खबरों के मुताबिक छंगूर बाबा को बीते सालों में करीब 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई। एजेंसीज अभी 200 करोड़ की फंडिंग का पता लगा चुकी है, जबकि 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ। फंडिंग के लिए नेपाल में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। इन्हीं बैंक खातों में धर्मांतरण कराने के लिए रकम भेजी गई। पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। एजेंट कमीशन पर नेपाल के बैंक खातों से पैसे निकालकर सीधे छंगूर तक पहुंचा देते थे। इसमें कैश डिपॉजिट मशीन की मदद ली जाती थी। इतना ही नहीं, जलालुद्दीन के स्थानीय 6 बैंक खाते हैं। इनमें 34 करोड़ 22 लाख रुपए जमा है। वहीं नीतू छंगूर की सबसे विश्वास पात्र है। उसके 8 बैंक खाते हैं, जिसमें 24 फरवरी से 28 जून 2021 तक कुल 13 करोड़ 90 लाख रुपए जमा हुए। छंगूर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। और इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। इसके अलावा छंगूर बाबा के सऊदी अरब के शारजहां, यूएई, दुबई के मशरेक में खोले गए बैंक खातों का रिकॉर्ड जांच एजेंसीज को नहीं मिला। छंगूर के नेटवर्क से जुड़े लोग पहले विदेश से नेपाल के अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करते थे। वहां से नेपाली करेंसी में रकम निकालकर भारत पहुंचाते थे। जांच में इस धर्मांतरण गैंग की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ कि वो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए छंगूर की टीम ने सबसे ज्यादा खर्च राम की नगरी अयोध्या में किया था।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में चल रहे अवैध धर्मांतरण के खेल में 500 करोड़ के मनी ट्रेल की कहानी सामने आई है। कहा जा रहा है कि इसमें तो 200 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग धर्मांतरण के लिए हुई है और यह भी दावा किया जा रहा है कि इस 200 करोड़ का बकायदा हिसाब किताब जांच एजेंसियों ने जुटा लिया है। बाकी बचे 300 करोड़ का भी डेटा जांच एजेंसियों के पास मौजूद है। कहा जा रहा है कि इसके लिए नेपाल का सहारा लिया गया, जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वहां के जिलों में जो है अकाउंट्स खुलवाए गए। 100 से ज्यादा ऐसे अकाउंट है जो रूपंदेही, बांका और नवलपरासी के जिलों में है। ये तीनों जिले जो है वो नेपाल के हैं और बलरामपुर से सटे हुए जिले हैं। यहाँ पर अकाउंट्स खुलवाए गए। कहा गया कि यहाँ पर इन अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग्स मंगाई गई और फिर से निकाल कर वहां से कैश जो है वो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को पहुंचाया गया, क्योंकि इस पूरे अवैध धर्मांतरण का जो मास्टरमाइंड है वो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर है। पिछले 15 सालों से ये बलरामपुर के उस इलाके में धर्मांतरण का खेल का है। कई इसके जो गुरुओं की संख्या है वो 500 से ज्यादा बताई जा रही है। खुलासा ये भी कि खुद के बनाए इस्लामिक लिटरेचर के जरिए छांगुर धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा था। हिंद इस्लाम, इस्लाम की राह, शिजरा तैयबा और इस्लाम और अकाइद नाम की किताबें वे धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इन हिंदू लड़कियों को पढ़ने के लिए ये इसे देता था। इनमें इस्लाम में हर समस्या का समाधान और दूसरे धर्म से बेहतर इस्लाम को बताने वाली बातें लिखी होती थी। छांगुर बाबा के यहाँ हम झाड़ू पोछा का काम कर रहे थे और उसके बाद छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए। उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ बोले कि तुम्हारा भी जिंदगी संवर जाएगा। तब आप क्या कहो? तो हम कहें बाबा ये नहीं हो पाएगा। हमारे पास वक्त यहाँ बहुत पैसा आता है, हम लोग लोगों की बहुत मदद करते हैं। मुसलमानों में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, हिंदू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बुत परस्ती करते हैं, माथा टेकते हैं। जो पत्थर कुछ नहीं कर सकता, जो पत्थर है वो क्या करेगा किसी के लिए। इस तरह की मतलब नफरत भरी बातें थी और अजीब सा। खबर है कि पुलिस जलालुद्दीन और छांगुर बाबा को बलरामपुर के उतरौला रहरा माफी के साथ मुंबई और पुणे लेकर जाएगी ताकि उसके पूरे नेक्सस को खत्म किया जा सके। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से छांगुर बाबा का जिक्र करते हुए उसकी जड़ें उखाड़ फेंकने की चेतावनी दी। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। छांगुर इस वक्त दोहरे शिकंजे में है। एक तरफ एटीएस तो दूसरी तरफ ईडी। छांगुर और उसकी विश्वास पात्र नीतू उर्फ नसरीन के एक बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। विदेशी फंडिंग की जांच चल रही है और जिस हिसाब से चीजें आ रही हैं वो बयां करती हैं कि छांगुर सिर्फ मोहरा भर है। धर्मांतरण की फैक्ट्री का असली मालिक कहीं और बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। जो जलालुद्दीन पकड़ा गया, यानी कि छांगुर बाबा जो पकड़ा गया, उसकी कार्यप्रणाली देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मानो कोई कॉर्पोरेट कंपनी चला रहा हो। बकायदा डिपार्टमेंट बटे हुए, बकायदा इंसेंटिव तय किया गया, किसको कितनी रकम मिलेगी ये तय किया गया है। तो ये जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी जिसमें 4000 लोगों का धर्मांतरण किया जा चुका था, और अगर इस तक जांच एजेंसी नहीं पहुंचती तो पता नहीं और कितने हजारों धर्मांतरण हो चुके होते। तो क्या ये जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी ये कहीं गजवाए हिंद को एग्जीक्यूट करने के लिए तो नहीं थी? इस्लामिक राष्ट्र की तरफ ये बढ़ते कदम तो नहीं थे? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दे। हमारे साथ हर्षा रिछारिया जुड़ गए जो कि सनातन प्रचारक हैं। हमारे साथ अशोक कुमार जुड़ गए, पूर्व डीजीपी हैं उत्तराखंड के।
और मैं आपको बताऊं, अशोक कुमार वो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह के नेक्सस को बहुत करीब से भंडाफोड़ किया है। वो इस नेक्सस को बहुत अच्छे से समझते हैं। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। और जुबेर मेमन कुछ देर में जुड़ जाएंगे, ये अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। तो जुबेर मेमन जुड़ेंगे तो उनको भी सवालों के दायरे में रखा जाएगा। मैं शुरुआत करता हूं मुमताज भाई आपसे। तो मतलब ये जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी जिसमें से 4000 अवैध धर्मांतरण हो चुके थे, ये क्या जो गजवाए हिंद या इस्लामिक राष्ट्र की तरफ कुछ थ्योरीज कुछ लोग रखने की कोशिश करते हैं, जिनके कुछ दस्तावेज सामने आ चुके हैं, क्या उस दिशा में चलने वाली ये फैक्ट्री है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से मुझसे सवाल करने से बेहतर है कि आप सरकार से सवाल करें। हाँ। ये जो कुछ इतने दिनों से हो रहा था, सरकार कहाँ थी? सरकार क्यों सोती रहती है? कभी पुलवामा हो जाता है, कभी पहलगाम हो जाता है, कभी इस तरह के बाबा निकल आते हैं और सरकार सोती रहती है। सरकार को इशारा जो है वो दिखाई नहीं देता, उसको नजर नहीं आता है। 40 कमरों का मकान बन जाता है, 500 आप करोड़ सही कह रहे हैं। कल को मुमताज भाई आप जहां बगल में बैठे हुए हैं उसके बगल में कोई ड्रग के साथ पकड़ा जाए तो आप कहेंगे कि सरकार क्या कर रही है? और आपके सवाल जायज हैं मुमताज भाई, सवाल जायज हैं, लेकिन आप उस फैक्ट्री को चलाने वाले माइंडसेट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। आप बोलना ही नहीं चाहते कि वो जो सोच काम कर रही है जिसमें गजवाए हिंद, इस्लामिक राष्ट्र या पूर्णतया धर्मांतरण की थ्योरी एग्जिस्ट करती है, आप उस पर बोलना नहीं चाहते मुमताज भाई। सरकारों को आप उस पर बोलिए कि किस माइंडसेट के साथ हमारे देश में, जिसको सेक्युलर कहा जाता है, जिसमें आपका मेरा अधिकार बिल्कुल बराबर है, वहां पर अवैध धर्मांतरण क्यों हो रहा है? उस माइंडसेट पर आप क्यों नहीं बोलना चाहते? वो क्या माइंडसेट है क्या नहीं, अभी जांच हो रही है ना। जांच जो है वो जब जो जांच हुई उसमें ये तो पता चल रहा है कि अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री चल रही है। जो जांच हुई मुमताज भाई उसमें ये पता चल रहा है कि वहां अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री बेधड़क चल रही है। अरे भैया, अरे आप कानूनी तौर पर सवाल उठा रहे हैं, मैं आपका समर्थन करता हूं। आज कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज की कार्रवाई को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और जो फैक्ट्री चल रही है उसके पीछे की सोच को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते मुमताज भाई। पहले क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट, जिस दिन हो जाएगी ना, जिस दिन हो जाएगी उस दिन आपके मन में सवाल यही आएगा कि पहले क्यों नहीं हुआ। अभी से आप कैसे ये इस तरह की फैक्ट्रियां कितनी चल रही हैं और कैसे रोकना है मुमताज भाई, इस पर भी बात कीजिए कभी। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं इस बात को, देश की जनता जानती है कि मुमताज भाई बैठेंगे तो किसी न किसी से किसी तरीके से डिफेंस करने का तरीका ढूंढेंगे। मुमताज भाई कभी उस माइंडसेट के बारे में बात कीजिए जिसमें अवैध धर्मांतरण की सोच पनपती है लोगों के मन में। नहीं, हम बोलिए ना। कह रहे हैं कि ये क्राइम, हर तरह का क्राइम है यहाँ पे, उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो वो जिम्मेदारी उठाई तो थी योगी आदित्यनाथ सरकार ने, अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की तो थी। नहीं, अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की थी ना मुमताज भाई। अब दिखाई दिया अवैध मदरसों के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही थी, मेरे साथ डिबेट में कौन डिफेंड कर रहा था कि अवैध मदरसों को छोड़ देना चाहिए? नहीं, कार्रवाई होती है ना जब वक्त रहते, तो आप जैसे ठेकेदार आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं कार्रवाई गलत हो रही है। और जब कार्रवाई लीगल मदरसों को, जब कार्रवाई में साबित हो जाता है कि कुछ गलत चल रहा है तो कह रहे हैं पहले क्यों नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब श्वेत पत्र जारी किया गया जांच के बाद। इसके बाद आपको याद होगा तब मोदी जी की सरकार आ गई थी, गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी थे, IAS का बोलबाला था। उन्होंने पेपर दिया कि हिंदुस्तान में IAS का कोई असर नहीं है, कोई मदरसे जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये सारी रिपोर्टें मौजूद है भाई, हमारे हाथ में सरकारें थोड़ी नहीं है। सर हमारे देश में IAS एग्जिस्ट ना करते हो, PFI एग्जिस्ट करता था। उस PFI को डिफेंड करने वाले आज भी एग्जिस्ट करते हैं। करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हम कब खड़े हुए? लेकिन आप जो असल है उसको तो पकड़ते नहीं हो, बिना वजह का। सर असल पकड़े जाते हैं, लेकिन असल के पीछे की जो सोच है उस पर आप जैसे बुद्धिजीवी बात नहीं करते। राजनीति करते हैं, RSS के लोग राजनीति करते हैं। आज जब अरे भाई छांगुर बाबा पकड़ा गया, RSS कहां से राजनीति कर रहा है? गाड़ी का मसला खड़ा हो गया। अगर छांगुर बाबा पकड़ा गया तो RSS कहां से राजनीति कर रहा है? इसमें बीजेपी क्या राजनीति कर रही है? आप उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्रिमिनल ऑफेंस को उसी तरीके से रखा जाए ना। ये जो क्रिमिनोलॉजी होती है उसके पीछे
की सोच होती है। तो क्रिमिनोलॉजी को अगर खत्म करना है या क्रिमिनल माइंडसेट को खत्म करना है तो उस पर बात करना जरूरी है। मुमताज भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। ओके, आप नहीं बोल पाएंगे, अजहरी साहब बोलेंगे। अजहरी साहब, ये जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी, ये भगवाए जो गजवाए हिंद के लिए चलाई जा रही थी क्या? कि मतलब धीरे धीरे कन्वर्जन हो, अभी तक 4000 हुए, 40,000 होते, फिर 4 लाख होते, फिर 4 करोड़ होते और फिर कोई नहीं बचता। इसी माइंडसेट के साथ ये फैक्ट्री चला रहे थे क्या? अनुराग भाई आप देश के बड़े संजीदा पत्रकार हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपके साथ बैठते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है। नहीं सर, मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन सुने तो आप जो है ना, आप बोलने नहीं दे रहे। अभी मुमताज भाई बोल रहे थे, आप बीच में आप कहिए। देखिए, आपने काउंटर करने के लिए 3 लोग हमारे ऊपर बिठा रखे, तो वो लोग काउंटर करेंगे ना। आप तो साजिश बनी है, आप तो बहस कराइए। मैं मान गया, आपने जो कहा मैं मान गया। मेरी बात तो सुनिए, आपके साथ बैठकर मेरी बात सुनते हैं ना। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपसे कि मैं वो सवाल पूछ रहा हूं। पार्टी क्यों बन रहे? मेरा कहना ही है आप पार्टी ना बनिए। अगर मेरी आवाज जा रही है, आप सुन रहे हैं तो सर मेरी पार्टी है, ऐसे कैसे पार्टी ना बनूं? ऐसे कैसे पार्टी ना बनूं? मेरे देश में जो सेक्युलरिज्म है उसको खत्म करने वाली फैक्ट्री चलेगी और आप कहेंगे कि मैं उसके खिलाफ आवाज ना उठाऊं। आप बन जाइए पार्टी। नहीं, मैं हूं पार्टी में, मैं हूं पार्टी। ये आप थोड़ी सर्टिफिकेट देंगे। मैं हूं पार्टी में। जिस पार्टी से देश का सेक्युलरिज्म बचता है मैं उस पार्टी में हूं। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए अजहरी जी। जिस पार्टी से देश का सेक्युलरिज्म, देश का लोकतंत्र बचता है, मैं उस पार्टी का हिस्सा हूं और सवाल पूछूंगा उस लोकतंत्र। बात कर रहे हो आप? तो आप मुझे बताइए अजहरी जी, घुमा फिरा कर बातें क्या कर रहे हैं? ये बताइए कि ये छांगुर बाबा की फैक्ट्री क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाने की फैक्ट्री थी? ये बताइए बस। अरे साहब, वो जो छांगुर बाबा है उसके लिए किसी भी दुनिया के किसी भी आलिम ने, किसी मौलाना ने, किसी बावकार शख्सियत ने, किसी मस्जिद के इमाम ने ये कहा हो कि वो सही था तो बताइए आप। पूरे दुनिया के उलमा ने, भारत के रहने वाले हर शख्स ने उसकी मजम्मत की है भाई। और सरकार का फेलियर है, सरकार खुफिया तंत्र का फेलियर है, वो आप मानने को तैयार नहीं हो। हाँ, नहीं अजहरी जी, मैं तो बहुत क्लियर कह रहा हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था पर, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर अगर आपको सवाल लगता है आप उठाइए, मुमताज भाई भी उठाएं। लेकिन अजहरी जी, जो बात मुमताज भाई कहकर हिट एंड रन करके चले गए, आप भी वही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये देश में धर्मांतरण वाली सोच क्यों पनप रही है? किसको चाहिए गजवाए हिंद? किसको बनाना है भारत को इस्लामिक राष्ट्र? कैसा गजवाए हिंद? ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जबरन धर्मांतरण गलत है ना सर। तो ये तो अभी मुमताज भाई, ये तो नौकर भी बता रहा था, काम करने वाला नौकर भी बता रहा था कि कैसे उसको जबरदस्ती कहा जा रहा था कि वो धर्मांतरण कर ले। एक एक करके कार्रवाई हमने उसका स्वागत किया ना। खालिस्तानियों पर कार्रवाई हमने उसका स्वागत किया ना। मुमताज भाई एक मिनट, धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं? बताने आप। ठीक है, एक मिनट, ओके। आप दोनों आपस में मत क्लैश कीजिए। हम तो चक्रपाणी महाराज जी से कहते हैं अरे कि चक्रपाणी महाराज जी घर वापसी की मुहिम बढ़िया से चलाइए। ठीक है, और सबसे पहले आरएसएस में जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग हैं, ठीक है अजहरी जी, जुड़वाएंगे आपको। ओके मुमताज भाई, ठीक है, आपकी दरख्वास्त सुन ली होगी। मैंने आप दोनों को मौका दिया, जुबैर मेमन हमारे साथ जुड़ गए और बड़े ज़हीन प्रवक्ता है, मैं उनके पास जाऊं, हर्षा जी, और फिर मैं अशोक जी के पास जा रहा हूं, फिर स्वामी जी के पास भी जाऊंगा। हर्षा जी, ये मतलब कोई बात करने को तैयार नहीं है भाई। पकड़ा गया तो कानूनी तौर पर कार्रवाई कीजिए, नहीं पकड़ा जाता तो चलता रहता। मतलब इसके पीछे जो सोच पनप रही है जिससे कि ये अवैध धर्मांतरण के रैकेट को या उस सोच को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, उस सोच पर कोई बात करना नहीं चाहता। एग्जैक्टली सर, उस सोच पे कोई बात नहीं करना चाहता। और ये अगर कोई बोले कि ये उसका अकेले का काम है तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। कुछ और धर्म के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जाहिर सी बात है। एक अकेला इंसान इतना बड़ा रैकेट चलाए, इतने करोड़ों का काम करे, उसमें मतलब इतने सारे लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, फॉरेन से फंडिंग आ रही है, फॉरेन ट्रिप हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये एक अकेले का काम है। अभी तो इसमें बहुत डीपली इन्वेस्टिगेशन होगा कि और कौन कौन इन्वॉल्व है। हाँ। भाई इतना बड़ा एम्पायर कैसे, मैडम आप खुद सोचिए। एम्पायर, और आप बहुत सही बात कर रहे हैं, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया तो इसमें आप
अफसरान भी शामिल है। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ मुमताज भाई, इतना बड़ा अंपायर कैसे खड़ा हुआ। देखिए पैसा देश तक पहुंचा तो इसमें हमारा देश का तंत्र जिम्मेदार है मुमताज भाई, लेकिन विदेशों से फंडिंग लेने वाला भी उतना ही जिम्मेदार और विदेश में बैठी हुई ताकत जिम्मेदार है जो हमारे देश में इस तरह के अवैध धर्मांतरण चाहती है। हर्षा जी प्लीज। हर चीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो सोच एक पनप रही है कि हम धर्म परिवर्तन करवाएं, हम एक पर्टिकुलर धर्म की लड़कियों को टारगेट करें, हर लड़की की जाति के ऊपर, कास्ट के ऊपर एक पैकेज फिक्स करें कि ब्राह्मण की है इतनी, ओबीसी का है तो इतना पैकेज, तो वो एक माइंडसेट है, उसके बारे में हम क्यों नहीं बात करें? वो माइंडसेट क्यों बढ़ रहा है, वो माइंडसेट कहाँ से आ रहा है? जा रही है शादियां कर रहे, एक तरफा क्यों देख रही हैं आप? मुस्लिम लड़कियां क्या ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी नहीं कर रही क्या? नहीं तो हिंदू लड़का सर टोपी पहन के लड़की को नहीं फंसा रहा ना। मुमताज भाई आप हर्षा जी से क्या पूछ रहे हैं? एक मिनट हर्षा जी, एक मिनट मुमताज भाई एक मिनट दिए जा रहे हैं कि हर लड़के पे हर्षा जी एक मिनट मैं मुमताज भाई के सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। टारगेट करो अपने उसमें। हर्षा जी एक मिनट, मुमताज भाई जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है वो टोपी पहनकर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मुस्लिम लड़की को नहीं फंसा रहा, पहली बात ये। दूसरी चीज ये कि कलावा पहने हुए कई मुस्लिम युवक मिले और ये फिर टारगेट कि आप क्षत्रिय से शादी करिए तो 15 लाख मिल जाएंगे, ब्राह्मण की फंसाइए तो 15 लाख मिल जाएंगे, दूसरे धर्म पे 10 लाख। तो ये बताता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भी यहाँ पर लोग फंसा रहे हैं। क्या हम जो शिया बिरादरी है, सुनिए, शिया बिरादरी, हम दरगाह पे जाने वाले, हम कलावा बांधते हैं, आपको पता नहीं क्या? हम तावीज बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, तावीज पहनते हैं, इमाम जामिन बांधते हैं। नहीं तो मुमताज भाई अपना नाम मोहित नहीं रख लेते ना। नहीं मुमताज भाई टीवी पर बैठते हैं, हर्षा रिछारिया से बात करते हैं तो मोहित बनकर बात नहीं करते। मुमताज भाई बनकर ही बात करते हैं, तर्कहीन बातें कर रहे हैं मुमताज भाई। अपना ओरिजिनल नाम तो बताएंगे ना कि आप कौन है, क्या है। अभी तो नाम परिवर्तन करके मिला जा रहा है, अभी तो धर्म बिल्कुल अलग बता के मिला जा रहा है। बिल्कुल उस इंसान को जब तक नोच नहीं लिया जा रहा, अपना शिकार नहीं बनाया जा रहा है, तब तक अपनी असली पहचान नहीं बताई जा रही है। तो इस मानसिकता के बारे में आप क्या बोलेंगे? वो कहाँ चले जाते हैं? नहीं वो उस पर आंखें बंद हो जाती, फिर संविधान की दुआई देंगे। ठीक है, ओके मुमताज भाई और हर्षा जी और बाकी सारे मेहमान, अब मैं कहता हूं कि अब आप थोड़ी देर सुनिए। मैं चाहता हूं कि इस चर्चा में अब वो बोले जिन्होंने इस तरह के मामलों को इन्वेस्टिगेट किया है। अशोक सर, मैं एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं ये कहता हूं कि एक बार जरा बताइए कि आपने जब इस मामलों को इन्वेस्टिगेट किया, ऐसे मामलों को, अवैध धर्मांतरण के मामलों पर, तो आपने क्रिमिनल्स की क्रिमिनोलॉजी को कैसे डिटेक्ट किया? वो क्यों करते हैं ऐसा? कोई थ्योरी पुलिस के पास भी है क्या? धर्म के आधार पर ही सब कुछ है? कोई टारगेट मिलता है? इसके पीछे कोई ताकतें होती हैं? कैसे देख रहे हैं इस पूरे मोडस ऑपरेंडी को सर? बड़ी दुख की बात है, खेद की बात है कि इस तरह से लड़कियों को झूठ बोल करके, झूठी आइडेंटिटी के साथ पेश आ करके उनको फंसाया जाता है। तो झूठ के माध्यम से, धोखाधड़ी के माध्यम से, ब्लैकमेल के माध्यम से कि आपकी वीडियो बन गई है और पैसे के लालच से, ये सारे तरीके यूज किए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए उत्तराखंड में भी, और ये सच में बहुत बड़ा अपराध है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही बड़ा अपराध है। ऐसा कर क्यों रहे हैं सर? क्या धार्मिक आधार पर कोई मोबिलाइज कर रहा है इन यूथ को, या टारगेट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं? ये ऐसा करने के पीछे मानसिकता क्या है? मैंने भारत की आंतरिक सुरक्षा पे भी किताब लिखी है, तो मेरी अपनी सोच है कहीं ना कहीं इसके पीछे आईएसआई का भी नेटवर्क पॉसिबल है। क्योंकि आईएसआई का तो टारगेट ये है कि भारत को ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, कि भारत में 1000 छेद पैदा कर दो जिससे खुद ही वो हो जाए, ब्लीड करके खत्म हो जाए। तो ये वो किसी न किसी तरीके से फंडिंग जो वो अरेंज करता है, ड्रग्स आईएसआई फैला रहा है, ड्रग्स के पैसा और जो इस्लामिक देशों से चंदा लेकर के उसके पैसे के थ्रू जो इस तरह के जो काम किए जा रहे हैं, ये सर्टेनली इसके पीछे जो पहली बार ये जो ऑर्गेनाइज सामने आ रहा है कि इतने बड़ा नेटवर्क है, इतने सारे बैंक अकाउंट्स के खाते हैं, कई 100 करोड़ की संपत्तियां हैं, पैसों का लेन देन है, विदेश का घूमना सुनना है। तो ये मेरे को तो इसमें कहीं ना कहीं संभावना लगती है कि इसमें आईएसआई का भी इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। जुबेर जी, तो ये क्या मतलब हमारे देश के कुछ युवा, धर्म विशेष के युवा, ये क्या आईएसआई के हाथों की कठपुतली बन गए क्या? उनकी फंडिंग पर चलने लगे क्या? शायद तभी वो हमारे देश की लड़कियों को
झूठा नाम कलावा बांधकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जुबेर जी, आपका ऑडियो शायद म्यूट, एक बार प्लीज जरा देखिएगा। जी हाँ प्लीज, आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, प्लीज। जी, मैं किसी भी तरीके का आक्षेप ISI या देश की करीबी कोई भी देश के बाहर की बॉडीज पे नहीं लगाऊंगा जब तक कि हमारे देश की जो लॉ अबाइडिंग ऑफिसर्स ISI से है। मैं तो खुलकर बोलता हूँ, ISI कर रहा है, गलत करता है देश में, आपको मोहब्बत क्यों हो रही है? जब तक भारतीय पुलिस सेवा या भारतीय कोई भी जांच अधिकारी इसकी पुष्टि ना कर दे, तब तक मैं किसी भी तरीके के भारत के बाहर के मामलों पर टिप्पणी करना सही नहीं समझता। इस तरह की टिप्पणियों जुबेर भाई, मैं कह रहा हूं कि ये नहीं, जुबेर भाई प्लीज मेरी बात सुनिए। देश की जनता को हमें बेहतर बताना होगा, अपने आप को भी बेहतर बताना होगा। मैं कह रहा हूं कि जिस पड़ोसी मुल्क की बात करें वो हमारा दुश्मन देश है। आप डरते होंगे ये बोलने में, मैं नहीं डरता। दूसरी चीज ये है कि ISI के मंसूबे नापाक है, वो देश में दंगे फसाद मोबिलाइजेशन वो सब तरह की क्रूरता करना चाहता है। तो आप जांच का इंतजार कीजिए, मुझे तो कोई शक नहीं है कि ISI ये कर सकता है, मुझे यकीन है कि वो इस तरह की चीजें कर सकता है। जब तक मेरी देश की जांच एजेंसियां कोई नाम नहीं लेती है, तब तक मैं किसी भी तरीके का इस देश के बाहर की कोई भी संगठन का नाम नहीं लूंगा। इसी तरीके के नाम मोहब्बत क्यों है जुबेर भाई, क्यों ISI से? बता रहा हूँ, आप सुनना चाहते हैं तो बता देता हूँ, बताइए। इसी तरीके के नाम ले करके इस्लामाबाद कराची फतेह कर करके पूरे दुनिया में हमारा देश का नाम खराब कर दिया इस देश की मीडिया ने और इस देश के मीडिया पैनलिस्ट। आप बेसिकली क्या सुनना चाहते हैं? आप वो सुनना चाहते हैं जो पाकिस्तान अपना ट्रम्पलेट ब्लो कर रहा है? आप वो सुनना चाहते हैं जो कुछ मीडिया चैनल्स भारत को डिमीन करना चाहते हैं, जो भारत के बाहर के हैं? मैं बताऊं आपको, अजीत डोभाल ने हाल फिलहाल में कहा है कि भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि हमने आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया है, एयरबेस को हमने उड़ाया। सुनना चाहता हूं जो हमारे देश की ये हमारे, अरे सर ये हमारे देश ने, ये हमारे देश के ऑफिशियल्स ने बोला है। अब बताइए ना, ये हमारे देश के ऑफिशियल्स ने बोला है कि हमने पाकिस्तान को घुस कर मारा, उसके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। मैं मन गढ़ंत कहानियां नहीं सुनना चाहता हूं, मैं जांच एजेंसी की रिपोर्ट सुनना चाहता हूं कि जांच एजेंसी आप नहीं सुनेंगे। अगर वो जांच एजेंसी रिपोर्ट दे देगी तो आप कुछ नया लेकर आएंगे, क्योंकि आपके मुंह से नहीं बोलते बनेगा ISI के खिलाफ। कहानियां बना रहे हैं सर कि जांच एजेंसी कुछ लाएगी तो हम कुछ नया लेके आएंगे, आने तो दीजिए। और आप एक ब्रिज बना रहे हैं जिससे कि आप ISI और पाकिस्तान जैसे देशों को डिफेंस कर पाए। आप एक ब्रिज बना रहे हैं, आप अवैध धर्मांतरण को बचाने वालों के लिए ब्रिज बना रहे हैं। मैं मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हूं, लेकिन मेरे देश के लिए बना रहा हूं, मेरे देश के लिए जो जरूरी है मैं वो बना रहा हूं। आप जो बता रहे हैं उससे पड़ोसी मुल्क का फायदा होगा, वो बचेगा। बोलिए जुबेर जी। बिना टोके बोलेंगे तो आपका इस सवाल का भी जवाब दे दूंगा। बोलिए ना। अरे आप किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं देश में, प्लीज। हाँ प्लीज। इस देश में अभी तक, आज की स्थिति तक, इस मिनट तक एक भी मुसलमान के ऊपर धर्मांतरण करने के जुल्म में कन्विक्शन नहीं है। 0 कन्विक्शन रेट है सर। इसी देश के पार्लियामेंट में गृह मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि लव जिहाद नाम का कोई मौजूद ही नहीं है, हमारे इस देश में कोई केस ही मौजूद नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? और इस देश में एक पूरा का पूरा संगठन बैन इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसने 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का एक पूरा डोजियर पेश किया था। कई सारे मुस्लिम जेल की हवा इसलिए खा चुके हैं, मैं धर्म को नहीं कह रहा हूं, मैं नापाक सोच वालों को कह रहा हूं कि वो जेल की हवा इसलिए खा चुके हैं क्योंकि वो लव जिहाद जैसी चीजें या लड़कियों को गलत नाम से फंसाकर उनके साथ गलत करते हैं। कई सारे ऐसे लोग इसलिए सलाखों के पीछे जा चुके हैं क्योंकि उनका पूरा नेक्सस पता चल चुका है, फैक्ट्री कैसे चल रही है वो डिकोड हो चुकी है। ये देश की सच्चाई ये भी है। जुबेर जी जल्दी से चक्रपाणी जी महाराज के पास। इस देश का लव जिहाद पे 0 कन्विक्शन रेट है, एक भी कन्विक्ट नहीं है उसके अंदर, किसी को सजा नहीं हुई है। क्या बेबुनियाद बातें कर रहे हैं आप? सर मुझे लगता है कि ये आंख बंद करने से ऐसा नहीं होगा कि देश में ये जो बुराइयां चल रही है इस पर से नहीं, एक मिनट इस पर मैं मुझसे ज्यादा अशोक कुमार ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। अरे अशोक कुमार आने दो या दिलीप कुमार आने दो। अरे सर पहली बात तो इज्जत से बात कीजिए जुबेर जी, इज्जत से बात कीजिए। आपको जुबेर की जगह खुबैर कोई बोल दे तो आपको अच्छा लगेगा? आपको जुबेर खुबैर कोई बोल दे अच्छा लगेगा? 0 कन्विक्शन है। वो हमारे देश के बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, जरा इज्जत से बात कीजिए। 0 कन्विक्शन है। ठीक है, ओके। अशोक जी जरा जवाब दे दीजिए, फिर मैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के पास जा रहा हूं। देखिए मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहता, मैं क्लियर ये बता रहा हूं कि पहली बात, अगर आइडेंटिटी चेंज करके कोई भी इस तरह किसी को
लव प्रेम जाल में फंसाता है तो बहुत बड़ा अपराध है, घिनौना अपराध है। उसको 420 और बहुत सारी धाराएं उसके ऊपर लगती हैं और लगनी चाहिए। नंबर 1, ये टर्मिनोलॉजी कानून में यूज होती है नहीं होती, क्योंकि कानूनी शब्द नहीं है लव जिहाद जी, किंतु बहुत सारे केसेस में इस तरह के मामले पकड़े गए हैं, उनको सजा भी मिली है, उनको दूसरी ढेर सारी धाराओं में सजा मिली है। ये मैं बता, सच एकमात्र आप ही बोल रहे हैं, सच वो बोल रहा है जो हमारे देश में बैठकर आईएसआई के खिलाफ नहीं बोलता, सच वही बोल रहा है। झूठा इंसान है। अरे सर, ऐसा आप पहली चीज तो तमीज से बात कीजिए, दूसरा ये तमीज से ही बोल रहा हूँ। अनुराग जी ऐसे क्या बोल रहे हैं? नेशनल टीवी पे झूठ बोल रहे हैं। नहीं जुबेर जी, मुझे मजबूरन आपकी आवाज को कम करना पड़ेगा, ऐसा मत बोलिए। नहीं उनको, जुबेर जी को हो सकता है देश का आज जो देख रहा हो डिबेट ज्यादातर लोग ना जानता हो, लेकिन वो उनके लिए सच आईएसआई है और झूठ यहाँ पर बैठे हुए जो भारतीय हैं। ऐसा मत बनाइए आप, सच की आवाज को कम कर दीजिए। हाँ, और जुबेर जी जिसको जो आप तरह तरह की बातें कह रहे हैं ना, एक बार जरा अशोक जी के बारे में पता कीजिए। सबूत सामने लाइए। ठीक है, ओके, मैं एक मिनट, चक्रपाणी जी महाराज, मतलब सच की आवाज को कम मत करिए। चक्रपाणी जी महाराज, मतलब आंख बंद कर लेने से मतलब ये मान ले कि सूरज डूब गया, मतलब आप सुबह 9 बजे भरी दोपहरिया में खड़े हैं और आंख बंद कर ले, कहते नहीं देखो साहब सूरज डूब गया, ये तो वही वाली बात करें जुबेर जी। एक भी कन्विक्शन नहीं है, लव जिहाद जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। आईएसआई का नाम मत लीजिए क्योंकि जांच एजेंसी ने नहीं कहा। चक्रपाणी जी महाराज दिखा दीजिए प्लीज। अगर कन्विक्शन है तो दिखा दीजिए। ठीक है, ओके चक्रपाणी जी महाराज। ये हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सवाल इस बात का है कि जुबेर साहब संसद की बात कर रहे हैं कि एक सांसद ने ऐसी बातें बोली। अरे भाई, केरल हाई कोर्ट ने सबसे पहले लव जिहाद के बारे में टिप्पणी की। सवाल इस बात का है कि जो आप देखना चाहते वही आप देखना चाहोगे। आपको जो है सावन के अंदर को हमेशा हरा ही दिखाई देता, वही हाल है। सवाल इस बात का, मैंने तो सोचा था जब डॉक्टर मुमताज जी शुरू किए कि कम से कम दूसरे तीसरा हजारी साहब चाहे जुबैर साहब ये निश्चित रूप से छांगुर के खिलाफ कुछ ठोस बोलेंगे, लेकिन नहीं। क्यों बोलेंगे भाई? वो तब बोलेंगे जब जांच एजेंसी कुछ बोलेंगी। सवाल है, छांगुर एक है लेकिन उसके रूप अनेक है। इस बात को समझना होगा अनुराग जी। कोई प्रवक्ता बन के बचाता है, कोई लव जिहाद का, और मात्र ये धर्मांतरण नहीं है बल्कि राष्ट्रांतरण है। आप समझिए इसकी बात को, यह राष्ट्रांतरण होता है जब कोई व्यक्ति धर्मांतरण कर रहा है भारत में। और पहले ही अजहरी साहब ने विक्टिम कार्ड खेला, क्या खेला? हमारे ऊपर 3-3 लोगों को बैठा दिया। अरे भाई, पूरे भारत में 57 देश आपके बैठे पड़े हैं, चाहते हिंदुओं का कैसे धर्मांतरण करें, और यहाँ पे 3 लोग आपके ऊपर कोई नहीं बैठा है, सिर्फ राष्ट्र के लिए बैठा हुआ है। चाहे माननीय अशोक कुमार जी हैं जो निष्पक्ष व्यक्ति हैं, वो बात वो कर रहे हैं जो फैक्ट है। आईएसआई के खिलाफ तो आपको बोले जा नहीं रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ आप तो मुंह खुल नहीं रहा है, और यहाँ बैठ के कह रहे कि जी हमारी आवाज चालू रखिए। इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपको टीवी जिहाद करना है, आपको उन कट्टरपंथियों को मैसेज देना है यहाँ के माध्यम से, अनुराग जी के माध्यम से और चैनल के माध्यम से, जिसकी मंसूबे सफल नहीं होंगे। एक बात आप सुन लो, कान खोल करके सुन लो, देश के लोग जागृत हो चुके हैं, हिंदू सनातनी जागृत हो चुके हैं, और छांगुर की रेलाई हुई है ना, छांगुर की जैसे रेलाई हुई है, जितने छांगुर जिहादी इस देश में छुपे होंगे सबकी रेलाई होगी, रेलाई होगी। आपके पास कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, आप तथ्यहीन बोल रहे हो, आपके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा, आपके पास है ना अजहरी जी, एक मिनट। अच्छा ठीक है चक्रपाणी जी महाराज, एक मिनट। ठीक है चक्रपाणी जी महाराज, आपने बात कही अपनी। शेर है, हाँ जल्दी से सर प्लीज। शेर है अनुराग जी, तेरे आ रहा हूँ मेमन साहब, आ रहा हूँ। तेरे जज्बात तेरे चेहरे से सब जाहिर है, चुल्लू भर पानी को तरसोगे खुदकुशी के लिए। जो व्यक्ति देश के खिलाफ है, जो व्यक्ति, और योगी आदित्यनाथ ने कह तो दिया है कि भाई छोड़ेंगे किसी को नहीं हो सकता। तो जब वो कार्रवाई करते हैं, ये जो हंसी आ रही है ना कुछ लोगों को, या जब इस तरह की घटनाओं के बाद बड़ा खुश होते हैं तो उन लोगों की हंसी गायब हो जाती है। वो जो कान पकड़कर उठक बैठक करते हैं, उनकी तस्वीरें जरा याद कीजिए। ठीक है मुमताज आलम रिजवी जी, मैं बड़ा बेसिक सा सवाल लेकर आ रहा हूं आपके पास कि भैया शिजर तैयबा किताब मिल जाती है, ये पता चल जाता है कि अयोध्या में फंडिंग सबसे ज्यादा की गई है। महाराज जी एक मिनट, महाराज जी एक मिनट प्लीज, आपको बोलने का मौका दिया है ना। सूफी हूं, अब तो मैं तो सुन ही रहा हूं। अरे तो आपको बोलने का मौका दिया ना, मैं सवाल लेकर जा चुका हूं मुमताज आलम रिजवी के पास। में दिया, जिहादी मानसिकता के लोगों को सबसे ज्यादा देते हैं। मेरे तो माइक भी कम कर देते हैं, इनकी तो माइक भी चालू रखते हैं।
चक्रपाणी जी महाराज जी, चक्रपाणी जी महाराज जी, जब आपको सवाल ही उन लोगों से पूछना है तो सबसे पहला सवाल तो मैं उन्हीं के पास लेकर जाऊं। प्लीज चक्रपाणी जी महाराज की आवाज थोड़ा सा प्लीज कम कीजिए। ये इस तरह से बहस नहीं हो सकती चक्रपाणी जी महाराज। सवाल जेन्युइन है, मैं वही पूछ रहा हूं ना, उनसे सवाल उठ रहा है तो उनसे पूछ रहा हूं। आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं चक्रपाणी जी। ओके मुमताज भाई, तो मतलब शिजर तैयबा किताब मिल जाए, अयोध्या में सबसे ज्यादा फंड इन्वेस्ट किया गया ये पता चल जाए, पता ये चल जाए कि 500 करोड़ की फंडिंग हुई है, 4000 धर्मांतरण हुए, नौकर खुद कह रहा है कि मुझे भी ऑफर किया गया, ये कहा गया कि सब कुछ बदल दिया जाएगा। ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी हमारे देश में बैठे कुछ लोग वो क्यों नहीं बोलना चाहते कि अवैध धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट चल रहा है? वो क्यों चाहते हैं कि जांच एजेंसीज ही बोले तभी वो बोलेंगे? देखिए, पहले सवाल तो मैं ये करता हूं कि इतने दिन लगा क्यों? ये कोई नई चीज तो नहीं, इतना पुराना केस आगे बढ़िए। बनेगा। नंबर 1, नंबर 2 ये कि अब जब सामने चीज आई रही तो वेट क्यों नहीं कर रहे? थोड़ा सा इंतजार करने में आप इतनी जल्दबाजी अब क्यों हो गई? ये तो देखिए, इतनी हड़बड़ी क्यों हो गई? सवाल ये है कि अब वेट कर लीजिए ना। हमारे क्या आपको जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? क्या आपको अदालत पे भरोसा नहीं है? क्या आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? और चक्रपाणी महाराज जी इतना जिहाद बोलते हैं, मुझे लग रहा है यही जिहाद ही हो गए। मुमताज भाई, मतलब जो मामले जिसमें आप ये कहते हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे, उसमें आप क्या सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं क्या कि कोर्ट का फैसला आएगा तभी मैं बोलूंगा? अत्याचार हो रहा है। हाँ, ऐसे तो उसमें आप जांच एजेंसी का इंतजार नहीं करेंगे, उसमें आप जांच एजेंसी का इंतजार नहीं करेंगे। अवैध धर्मांतरण होगा तो आपको जांच एजेंसी की रिपोर्ट का इंतजार करना। अरे कमाल हो गया। अरे कमाल तो आप कर रहे हैं। इसको गलत कहा जाएगा, जो सही है वो सही कहा हाँ, तो गलत को गलत कहिए कि छांगूर बाबा जैसी सोच पनप रही है। कितने छांगूर बाबा के चेहरे लेकर इस तरह की चर्चाओं में शामिल लोग बैठे होते हैं। कोई दिल नहीं है। मुगलों के दौर में मासूम बच्चे और बच्चियों का धर्मांतरण हो रहा है। मासूम छांगूर जो है, छांगूर मासूम बच्चे और बच्चियों का धर्मांतरण कर रहा है। और मुमताज जी, आप दूसरे के दिल पे हाथ सारे के रख के बात आओ। अरे आप तो अपने दिल पे देखो, आपके अंदर तो दिल ही नहीं है भाई। आप लोगों के अंदर तो दिल ही नहीं है। सिर्फ जिहाद की दिमाग है, ये दिमाग में सिर्फ जो है जिहाद भरा पड़ा है। कैसी बातें कर रहे हैं मुमताज जी? आपके अंदर दिल होता तो मासूम बच्चे बच्चियों की चिंता करते, जिसे बल गिरा कर धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसे धमकी देकर के धर्मांतरण कराया जा रहा है, पैसे के बल पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। मुमताज जी क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, हृदय भी है कि नहीं, दिल है कि नहीं? ठीक है, एक मिनट, कैसे बल गिराया जा रहा है? ठीक है, ओके। चक्रपाणी जी महाराज, चक्रपाणी जी महाराज और रिजवी साहब, चक्रपाणी जी महाराज और रिजवी साहब, एक मिनट मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, अब आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए, दूसरे मेहमानों को भी मौका दीजिए। हर्षा जी, इस पूरी चर्चा में जो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मतलब कानूनी तौर पर ही सारी चीजों को देखा जाए। ऐसे कितने मामले होते हैं कि जिनको कानूनी तौर पर ही देखकर ये वेरीफाइड करने के बाद मुस्लिम शांत कर रहे हैं। महाराज जी, आप प्लीज आप सुनना तो सीखिए। वो चुप हो गए, आप चुप ही नहीं हो रहे। सुन लिया, सुन ही तो रहा हूं, सुन ही रहा हूं, भुगत ही रहा हूं। हिंदू समाज भुगत रहा है इनके कारनामे को, इनके कृत्यों को। इनके कृत्यों पर शर्म तो आ नहीं रही है, उल्टे चुप आप हमें ही करा रहे हैं। ये तो कांड भी कर दिया, बोले जा रहे हैं समर्थन में मौन है। आवाज प्लीज कम कर दीजिए। हो गया। ऐसा है ना चक्रपाणी जी महाराज, ऐसा एक मिनट अजहरी जी एक मिनट। अजहरी जी, ये जुमले आप चक्रपाणी जी महाराज जी, मुझे नहीं पता इसके बाद आप क्या बोलेंगे मेरे बारे में। भगवा कपड़े पहन लेने से सिर्फ आप अपने आप को हिंदू नहीं बताएंगे ना। मैं भी हिंदू, उस धर्म का उतना ही सम्मान करता हूं। और ये बार बार विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दीजिए। मुझे बाद में पूछ दिया, मुझे ये कर दिया। तथ्यों के आधार के हिसाब से, तर्क के हिसाब से बात कर रहे थे, मैंने पूरा सुना आपको। प्लीज, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। मैं वही सवाल लेकर हर्षा रिशारिया के पास जा रहा हूं, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं बोलने दिया, लास्ट में बोलने दिया, डराए जा रहे हैं। ये क्या है? आवाज नहीं आ रही आपकी। आई एम सॉरी, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा है और मैं बिल्कुल अच्छे से इस बात को देख रहा हूं कि आपको कोई व्यक्तिगत ना बोले। प्लीज इनकी आवाज कम कर दीजिए। महाराज जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप बोलिएगा प्लीज। नहीं, व्यक्तिगत में नहीं बोल रहा, व्यक्तिगत तो प्लीज महाराज जी, इससे ज्यादा नहीं, हद है यार। ओके हर्षा जी, तो मुझे ये बताइए कि इस चर्चा में शामिल हर व्यक्ति ये कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई हो गई, या इस तरह के मामलों पर जब तक जांच एजेंसीज नहीं बोलेंगी तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन कितने मामले ऐसे हैं जिस पर जो मुस्लिमों से जुड़े होते हैं और उस पर फिर फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार किया जाता है। वहां तो यह बता दिया जाता है कि मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। मुझे
लगता है अब अल्पसंख्यक जैसा कोई शब्द बचा नहीं है, क्योंकि अब जब जनगणना होगी तो ये पता चल जाएगा कि कौन किस हद तक अल्पसंख्यक रह गया इस देश में, क्योंकि इतने धर्म परिवर्तन हो चुके हैं, इतने हो चुके हैं ना कि अब मुझे लगता नहीं कि अल्पसंख्यक जैसा शब्द इनको इस्तेमाल करना चाहिए। डेडलाइन आ गई जनगणना की, बिल्कुल बिल्कुल, और आनी भी चाहिए और बिल्कुल सही जनगणना होनी भी चाहिए, क्योंकि अब ये इस देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो गजबा हिंद का पूरा एक माइंडसेट चल रहा है, जिसको लेके पूरी बातें हो रही है, इतने सारे धर्मांतरण को लेके मुद्दे उठ रहे हैं, इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं हर महीने, कितने किसी न किसी स्टेट से कुछ ना कुछ सामने आता है। रिछारिया जी, क्या गजबे हिंद का मतलब पता है आपको? क्या गजबा का मतलब जानती हो आप? आपने कभी पढ़ा है या ऐसी इन लोगों से सुन लिया है मीडिया वालों से, और आप हम लोगों पे उस वोट डाल रही हो लफ्ज? बताओ तो आज आप मुझे सिखाइए कि गजबा हिंद क्या है। हो सकता है कि मेरा नहीं, मैं आपसे आप जो गजबे हिंद के नारे लगा रही हो, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने इसको आपने क्या समझा है? मैंने कौन से नारे लगाए हैं? वो जो सुनो ना, वो जो ना आपके जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं ना भगवा हिंद, वो उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कुछ आप कहेंगे? इस्लामिक राष्ट्र की बात करने वाला जेल जाएगा और जाना भी चाहिए, और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला। अच्छा ठीक है, एक एक करके अजहरी जी सुन तो लीजिए। लेकिन आप लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे। अजहरी जी एक मिनट, ठीक है हर्षा, मैं बता देता हूँ गजवा का मतलब होता है कैंपेन और बैटल। नहीं, मैं बता देता हूं हर्षा रिछारिया जी, एक कैंपेन जिसके तहत गजवाए हिंद को कहने का पूरा टर्मिनोलॉजी ये है कि उसको इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, उसका मतलब होता है कैंपेन और बैटल। मुझे ये पता है, वही मैं इनके अरे तो आप अपने टाइम पे बता दीजिएगा जरी साहब। अरे बहने की आदत आपकी है मुमताज भाई, चाहे जहां बह जा रहे हैं, एक एक करके प्लीज। लोग परेशान है, महंगाई से लोग परेशान है, 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी हुई है। आप कहा झींगुर मगरमच्छ घूम रहे हैं, सुनिए मगरमच्छ घूम रहे हैं, आप झींगुर में परेशान हो। अरे झींगुर उंगुर तो मार दिए जाएंगे, झींगुर उंगुर का क्या है, मगरमच्छ घूम रहे हैं। आप लोग कहाँ? अरे बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई पे बात करो, प्राइमरी स्कूल बन रहे हैं उन पे बात करो। अरे सड़कें जो है 2 नंबर की सड़कें बनी हुई है, सड़कें बारिश में बही जा रही, पुल टूटे जा रहे हैं, उन पे बात करो। आप देखिए प्लेन हमारा अहमदाबाद में क्रैश हो गया, ये सब बातें करो। अच्छा एक मिनट, ओके हर्षा जी एक मिनट, नहीं ठीक है, नहीं मुमताज भाई हर्षा रिछारिया जी एक मिनट। देखिए मुमताज भाई, ऐसा है आप जो टॉपिक कह रहे हैं वो बिल्कुल देश के मुद्दे हैं और इन पर बात होनी चाहिए, बात होगी, करेंगे, लेकिन मुद्दा तो 4000 लोगों का धर्मांतरण भी है, इतने छांगुर बाबा ये भी है। आप क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों भाग रहे हैं इससे? 4000 लोग गिन लिया आपने? अगर वो गलत 4000 लोग गिन लिया? नहीं, हाँ गिन लिया जरी जी, 4000 लोग गिन लिए, 4000 लोग गिन लिए। अब बताइए 4000 लोग गिन लिए, बताइए ना अजहरी साहब, गिन लिए 4000 लोग। अरे ये जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ तो कोर्ट में जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आज जो जांच एजेंसी के जरिए जानकारी मिल रही है वो देश की जनता को जानना जरूरी है। सरकार क्यों सुरक्षित नहीं है? क्या डिमांड क्यों में जो भी किसी का घर आपने तोड़ दिया, अभी आरोप दिए हुए हैं, ये इंसाफ है क्या? झांगुर बाबा होगा कोई कभी ना, भेजिए उसे जेल। ठीक है, ओके यार एक मिनट, आप लोग ना प्लीज, सुप्रीम कोर्ट का आप लोग प्लीज एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुमताज भाई आपने भी वही कहना है, अजहरी जी ने भी वही कहना है, दोनों एक साथ कहेंगे सुन कोई नहीं पाएगा। मान लिया जाए उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं चलता, मान लिया जाए ना। नहीं, कौन सा आदेश नहीं चल रहा? अभी आरोप लगाए हैं, जो भी ये छांगुर बाबा है इस पर आरोप लगाए हैं ना, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, वो कोर्ट में सिद्ध होंगे। अरे ये लोग नहीं है, बड़ा प्यार से बचा रहे हैं आप छांगुर बाबा को, बड़ा प्यार से बचा रहे हैं। मैंने कहा ना कि ऐसे कई चेहरे हैं जो छांगुर बाबा की तरह ही हैं, ऐसे कई चेहरे। नहीं, छांगुर बाबा की बात ऐसी है ना सर, 500 करोड़ के मनी ट्रेल के बारे में पता चला है, 200 करोड़
के बारे में पता चल चुका है। आप बताइए छांगुर बाबा ऐसा क्या करता था कि विदेशों से उसको 500 करोड़ रुपए मिले थे? मैं कह रहा हूं आप बता दीजिए। क्या आतंकवादी था? आतंकवादी था। नहीं 30 साल के बाद निकल के आया, कोर्ट ने कहा भाई ये आतंकवादी नहीं था। उसके 30 साल आपने वापस दिए हैं, क्या बताओ? सिर्फ मुसलमान होना चाहिए आपके लिए, दाढ़ी टोपी होना चाहिए आपके लिए, और जो नहीं है उसको आप बदलवा देंगे। बात करेगा, जो नहीं है उसको बदलवा देंगे, बुरा लगेगा। नहीं, जो नहीं है अजहर सर उसको आप बदलवा देंगे, या तो उस तरह की फैक्ट्री को सपोर्ट करेंगे जो छांगुर बाबा चला रहा था। आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन हमारे लिए। कोई इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं। बाबा ने किया। अच्छा चलिए, तो थोड़ा फैक्चुअल बात करते हैं। एक मिनट अजहरी साहब, एक मिनट। ठीक है, मैं रिजवी जी आपके पास आ रहा हूं, फिर जुबैर भाई आपके पास, और फिर उसके बाद चक्रपाणी जी महाराज। तो मैं रिजवी साहब, पूरी जो हमने रिपोर्ट जो दिखाई चर्चा से पहले, उसमें हमने उस नौकर को भी सुनाया जो छांगुर बाबा के यहां काम करता था। तो उसने बोला कि मुझे तो प्रलोभन दिया गया। भाई अवैध धर्मांतरण के खिलाफ तो आप भी है ना, सुनवा सकती है साहब। तो उस नौकर ने तो इधर भी दिया जा सकता है। एक मिनट अनुराग भाई, प्रलोभन तो इधर भी दिया जा सकता है बयान के लिए। जब वो प्रलोभन वाला आदमी है तो इधर भी तो दिया जा सकता है। इधर कौन सा प्रलोभन दिया गया आपको? बताइए, कभी दिया गया आपको? अदालत पे यकीन करते हैं, हमें अपनी सरकार पे, आपको प्रलोभन मिला क्या कभी रिजवी भाई? जब वो फाइनल वर्डिक्ट देंगी हम उसको एक्सेप्ट। आसाराम बापू जब पकड़े गए तो आपको एतराज हुआ क्या? बताइए, आपको एतराज हुआ क्या? नहीं, कोई एतराज नहीं था। नहीं हुआ ना, तो हमें क्यों एतराज होगा? भाई गलत किया, सलाखों के पीछे जाएंगे। ऐसे छांगुर बाबा के आप अदालती सुनवाई की बात क्यों कर रहे हैं? जो अभी जो शुरुआती तौर पर पता चला, जो शुरुआती तौर पर, अच्छा एक मिनट, मैं एक बार जरा अशोक सर के पास चला था। अशोक सर, शुरुआती तौर पर जो जांच में पता चलता है, भाई अदालत वर्डिक्ट दे देगा तभी मानेंगे। शुरुआती तौर पर जो पता चलता है ये कितना ऑथेंटिक होता है, ये जांच एजेंसी के कार्य करने का तरीका जो होता है, एक बार जरा सर आप उस पर अगर बात कर पाए, क्योंकि यहां पर सबको वर्डिक्ट चाहिए। जो अब तक निकलकर सामने आया कोई उस पर बात नहीं करना चाहता। अशोक जी, आपका माइक जरा म्यूट एक बार देख लीजिएगा प्लीज। यस, हाँ। देखिए अनुराग जी, ये फैक्ट ये है कि कोर्ट में हमेशा मामला पूरी तरह सिद्ध हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपको ही पता है कन्विक्शन रेट कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 50% होता है, और कोर्ट को सजा देने के लिए 100% प्रूफ चाहिए, और प्रूफ के लिए कई बार बहुत सारे गैप्स मिल जाते हैं, कभी कोई गवाह पलट जाते हैं। तो बहुत सही, आपको ही पता है मर्डर तक के लोग छूट जाते हैं, जिनको सरेआम पता है एकदम, जिसके वीडियो फुटेज होते हैं, ऐसे भी लोग छूट जाते हैं। तो मेरे विचार से बेसिक जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो एविडेंस के बेस पे ही करती है। वो पुराना टाइम खत्म हो गया। आज की तारीख में हर चीज के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अवेलेबल होता है। ठीक है, चक्रपाणी जी महाराज जी है, रिकॉर्ड है। चक्रपाणी जी महाराज जी, लास्ट 10 सेकेंड। मतलब अगर तो कभी कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि ऐसा हो रहा है, तो फिर तो ये कभी खत्म ही नहीं होना इस तरह की। ये आज छांगुर बाबा की पकड़ी गई, हो सकता है सिर्फ 10 साल बाद कोई और नई फैक्ट्री खुल जाए। देखिए, ऐसा है, छांगुर बाबा इन लोगों के लिए कोई राष्ट्रद्रोही या धर्मांतरण कारण खलनायक नहीं है। इनके लिए बाबा नहीं, वो बाबू है इनका। इसीलिए देखो पेट में दर्द हो रहा है कि उसका कैसे घर तोड़ दिया। सवाल इस बात का भी इन्होंने कहा ना कोर्ट से देखना बरी हो जाएगा। इनके दिल में कहीं ना कहीं उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, समझो बात को। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं छांगुर बाबा जैसा कोई नहीं छूटेगा। दूसरी तरफ कानून अपना काम करता है और कानूनी रूप से भी सजा देने का काम जारी है। वक्त इतनी इजाजत दे रहा था, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।